तो हमारी जायज़ बात है और हम आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। सिंध का बल्दियाती तरमीमी एक्ट काला कानून करार दिया जा रहा है। तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। इस वक्त एहतजाज हो रहा है। PTI की बड़ी लीडरशिप इस वक्त मौजूद है कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज करने के लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट GDA एहतजाज कर रही है। 16 दिन से जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है। सिंध असम्बली के बाहर धरने दे रही है। एक तरफ ये एहतजाज जारी है कि तमाम का तमाम एक सिस्टम सिंध हुकूमत ने तब्दील किया है, अपोजिशन का कहना है। दूसरी तरफ मामला ये है कि कोविड-19 सारी दुनिया के अंदर जो उसका नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसने तबाही फैलाई है। दिसंबर के अंदर जो छुट्टियां मनाई गई, क्रिसमस हुआ, उसके बाद का सिनेरियो बड़ा खौफनाक सामने आ रहा है। एक दिन के अंदर 6 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस अमेरिका के अंदर हैं। 3-3.5 लाख लंदन के अंदर, UK के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। 2.5 लाख फ्रांस में रिपोर्ट हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। 35% केसेस पॉजिटिव सिर्फ कराची में रिपोर्ट हो रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को अगर देखें उसके बाद फिर कराची, पाकिस्तान और सूरत हाल ये है कि मिनी बजट ने सबको जकड़ लिया है। महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है, आ गया, शुरू हो गया। आज पेट्रोल की कीमतें बताई जा रही हैं कि और बढ़ाई जाएंगी। तकरीबन 5-5.5 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। क्या क्या हुआ है इस बजट के अंदर, इस बजट से क्या पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ? हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो कहते हैं कि 343 अरब रुपए का मामला था, उसमें से 280 अरब रुपए वो तो रिफ़ंड हो जाएंगे। हमने कागजात को आगे पीछे नंबर खेल के लिए किया था, IMF के लिए हमें मामला थे। कहा जा रहा है $1 अरब हमें लेना है IMF से। और पता नहीं कितनी बेचैनी हमने बिजनेस कम्युनिटी में और पाकिस्तान की सोसाइटी में पैदा कर दी है। इसका क्या होगा? मेरे साथ मियां जाहिद हुसैन साहब, बड़े बिजनेस टाइकून इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम अस्सलाम साहब। मियां साहब, ये मिनी बजट जो है वो वाकई ऐसे ही नंबरों का खेल है या वाकई कोई बड़ी तब्दीली इससे रूनुमा होगी? वज़ीर दाखिला साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, सॉरी वज़ीर ख़जाना साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया फैज साहब। जी, मैं गुजारिश करूं कि जहां तक डॉक्यूमेंटेशन का ताल्लुक है तो ये तो एक उसका शोबा ज़रूर है कि जिससे वो डॉक्यूमेंटेशन फ़रोग पाएगी और ज़ाहिर है कि मुल्क को डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। जहां तक इसमें ये लोड करने का ताल्लुक है कि ये 300 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो लोगों के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे, उससे क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, वो यकीनन आएंगे। वो ज़ाहिर है कि वो 300 अरब रुपये जो इन्होंने टैक्स लगाए हैं वो लोगों ने पे करने हैं, लोगों ने बेयर करने हैं। अल्टीमेटली वो गरीब आवाम की जेब तक वो मुंतकिल होने हैं। और जो हमारा इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है जो 50,000 से कम आमदनी वाले लोगों के लिए, वो तकरीबन ऑलरेडी 22% है। और जो उससे ऊपर वाला ब्रैकेट है उसमें तकरीबन 12.3% है। ये गवर्नमेंट के अपने अदाद शुमार है। अब 300 अरब रुपये के टैक्सेस जो हैं इसमें चूँकि वैल्यू एडिशन का ये इसमें फ़ीचर होगा, तो इसमें ये 300 अरब तो एट सोर्स जो टैक्स लगेगा, यानी पोर्ट पे लगेगा या प्रोडक्शन पे लगेगा, तो लेकिन वो 17% चूँकि एक्यूमुलेटिव होगा, वैल्यू एडिशन होती चली जाएगी। मियां साहब, आपकी बातें ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ, शौकत तरीन साहब की आप जरा बात सुने। शौकत तरीन से हैं, बहुत मुतमईन कर रहे हैं कौम को, जो उन्होंने तकरीर के अंदर लफ्ज़ अदा किए, मैं चाहता हूँ कि वो आप ज़रा सुने। वो कहते हैं कि 343 अरब रुपए में से 280 अरब रुपए तो रिफंड होने हैं। इसमें तूफान की ऐसी कौन सी बात है? क्या फरमाया, जरा सुनिए। 343 बिलियन जो है उसमें से आप 280 बिलियन अगर रिफंड ही हो जाना है और उसके बाद सिर्फ जो 71 बिलियन रह जाता है, तो इसका मतलब ये टैक्स का तूफान तो नहीं है, ये कुछ और है। और क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है। और डॉक्यूमेंटेशन से सारे भागते हैं। वो इसलिए भागते हैं कि उसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि सेल्स टैक्स के ऊपर वो भागते हैं, वो भागते हैं कि उसके बाद उनकी इनकम जो है वो टैक्स होगी, तो वो डॉक्यूमेंट होगी।
सबको मालूम होगा कि इस प्रोसेस से इन्होंने इनकम कितनी कमाई है, और वो दुनिया में किसी भी महजब जो मुल्क के बीच में ये नहीं होता। आप दो चीजें टैक्स करते हैं, इनकम एंड कंजम्पशन। मियां साहब, ये बहुत क्लियर, बहुत आसानी से इन्होंने बात कही है कि ये तो डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, 280 अरब रुपए तो रिफंड हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, ये तो जो टैक्स लगता है वो टैक्स सारे का सारा एक्यूमुलेटिव होता है, और ये जो सेल्स टैक्स होता है एक्यूमुलेटिव होता है, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म होता है। 300 अरब रुपए के टैक्स तो लग जाएंगे। जब वो लग जाएंगे तो उसके बाद फ़र्ज़ कीजिए कि आपसे मैंने 300 अरब रुपए की चीज़ खरीदी, मैं उसको अपने पास इनपुट ले लूँगा, लेकिन मैं आगे उसको 325 अरब की बेचूँगा। जो 325 अरब रुपए की लेगा वो उसको 350 अरब रुपए की बेचेगा। तो इस तरीके से वो पिछला टैक्स इनपुट हो जाएगा, अगला और पे होगा। तो ये इसमें एक्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होगा इसका, ये तकरीबन कोई 400, 450, 500 अरब रुपए तक इसका वैल्यू एडिशन के जरिए ये इसका इम्पैक्ट जाएगा। अच्छा मियां साहब, एक और चीज बताइए कि ये इस वक्त हम बार बार टैक्सों की बात कर रहे हैं, टैक्सों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक साइड पर ये एक और चीज है कि पाकिस्तान में चूंकि डॉक्यूमेंटेशन का मामला उस तरह से नहीं है, तो ये हुकूमत का अच्छा इकदाम भी तो कहा जा सकता है कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन होगी, बिजनेस कम्युनिटी टैक्स देगी, साइकिल एक बनेगा, रेवेन्यू क्रिएट होगा, रियासत अपने पैरों पे खड़ी होगी। जी बिल्कुल दुरुस्त है, थ्योरेटिकली ये सारी बातें दुरुस्त हैं। देखें, 5700 अरब रुपए का ये कौम पहले भी टैक्स दे रही है। उसके बाद 300 अरब रुपए के टैक्सेस मजीद लगे थे, अब शायद 6100 अरब का टारगेट हुआ था, अब 300 ये मजीद उसके ऊपर लगे। तो ये कौम तो टैक्स दे ही रही है, और इसकी ये 6100 अरब रुपया जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही है। वो जो बात हो रही है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती या कम होती है, वो इस ब्रैकेट से अलग है। वो इस ब्रैकेट से अलग है। एक और मामला भी है जाहिद हुसैन साहब, एक और मामला भी है। मेरे साथ इदरीस मौजूद हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी यानी कि वहाँ का तरीक़ेकार ये हुआ करता है या होता था शायद कि जहाँ पर आप बाहर से माल लाएं, बनाएं और बनाने के बाद एक्सपोर्ट करें, रॉ मटेरियल लेकर आएँ, प्रोडक्ट बनाएं और एक्सपोर्ट करें और पाकिस्तान को ज़रा मुबादला दें। वहाँ भी टैक्स आयद हो गया है, बड़ी बेचैनी है। इदरीस गेगी साहब मौजूद हैं, चंद दिनों पहले इनकी मुलाकात भी वज़ीर आज़म से हुई और शौकत तरीन साहब से हुई, पता नहीं किन किन से मुलाकात हुई, सबने वादे दिलवाए लेकिन टैक्स लगा दिया। इदरीस साहब, क्या सूरत हाल है, कितना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के ऊपर टैक्स आयद हुआ है? थैंक यू फैसल साहब फॉर टेकिंग मी हियर। जैसे आपने बताया कि हमारी मुलाकातें हुई थी, लास्ट मंडे को हम लोग सेनेट की कायमा कमेटी के सामने पेश हुए थे। वहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन दी और जितने भी सेनेटर्स थे 90% ऑफ देम ने एग्री किया हमारे साथ कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। वहाँ पे शौकत तरीन साहब भी आए, वहाँ पर FBR के चेयरमैन बैठे हुए थे और दूसरे मेंबर और दूसरे हजरात बैठे हुए ने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स उनको बताए कि जो कि 100% एक्सपोर्ट वो है, यहाँ पे लोकली कोई भी चीज डील नहीं होती। और ये 1980-81 में ऑर्डिनेंस के तहत जो सब बात दिखा करके लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कराई गई थी, वो उसके वादे के, उस कमिटमेंट के खिलाफ होगा अगरचे के आपने यहाँ पे कोई सेल टैक्स लगाया, और सेल टैक्स लगाने का यहाँ पे कोई जवाब भी नहीं। अच्छा, कितना % टैक्स लगाया? अब ये सब कितना % टैक्स लगाया इस पर, इस मिनी बजट में? देखिए 17% GST लगाया है और कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिसमें 3% एडिशनल टैक्स भी है, 3% एडिशनल GST भी है, यानी कुछ आइटम्स पे 17% है, कुछ पे 20%। अच्छा इदरीस साहब, ये बताइए कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जब कोई भी चीज पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आ सकती, पाकिस्तानी मार्केट में सेल नहीं हो सकती, इसका मकसद ये होता है कि आप रॉ मटेरियल लेकर आएं, प्रोडक्ट बनाएं और एक्सपोर्ट करें, इसका मकसद यही होता है। तो इस पर क्या जवाब बनाया गया है ये 17% और एडिशनल 3% टैक्स का? देखिए जवाब तो मुझे भी नहीं समझ में आया। जो मैं ये समझ सका हूँ, इन्होंने ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर हमारी मीटिंग FBR के चेयरमैन ने एक डेटा शो किया। वो डेटा में उनके पास ये था कि हमारा 120% इंपोर्ट है, 80% एक्सपोर्ट है। उस डेटा को मैंने
उसी वक्त इन फ्रंट ऑफ शौकत तरीन साहब मैंने जो है उनको वो किया कि चैलेंज किया बाकायदे से, मैंने बोला अगर ये डाटा है आपके पास और ये हमारी परफॉर्मेंस है तो नॉट ओनली जीएसटी, आप दुनिया भर के सारे टैक्सेस हमारे ऊपर इम्पोज करें, लेकिन अगर ये आपका डाटा गलत है, वो सही है, तो आप खुदारा इसके ऊपर जीएसटी ना लगाएं। अच्छा, मुझे एक और चीज समझाइएगा इदरीस साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान में हुकूमत ये कह रही है कि बाहर से इन्वेस्टर्स आए, अमेरिकन पाकिस्तानी आए और इन्वेस्टिंग यहाँ पे करें, सियाहत में करें और इंडस्ट्री के अंदर करें। एक तरफ हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जहाँ पर टैक्स नहीं लगा, 1981 से आप कह रहे हैं ऑर्डिनेंस के जरिए काम चल रहा था, वहाँ पे 17% टैक्स लगा रहे हैं, तो इन्वेस्टर वाली जो अपील्स हैं, रिक्वेस्ट हैं और ये जो पॉलिसीज हैं, ये तजाद तो नहीं कर रही है इस सारे प्रोसेस में? एक तरफ हम अच्छे खासे इन्वेस्टर को तंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपील कर रहे हैं आए पाकिस्तान में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही। देखें, जिस दिन से इन्होंने प्रपोज किया है उसके 3 दिन के बाद से आप लीडिंग अखबार उठा के देख लें कि ओमान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ने पाकिस्तान के अखबारों में ऐड लगाना शुरू कर दिया कि कम एंड इन्वेस्ट इन ओमान, वी विल गिव यू दिस फैसिलिटी। अब आप देखें कि दुनिया हमारी नजरों में होती है, दुनिया पाकिस्तान को नजरों में रखी हुई होती है कि जहां कहीं गवर्नमेंट मिस्टेक करे, गलती करे, ब्लंडर करे, वो आ करके अपने परचम यहाँ पे गाड़ दें। और यही हुआ कि वो लोग, उन लोगों ने पिछले तकरीबन 10 दिनों तक जो है लीडिंग न्यूज़पेपर में ऐड, लोग उनको अप्रोच किया होगा। अब आप देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बताया, लोकल भी हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, लेकिन हमारा तो जीना मरना यही है, यही पैदा हुए, इंशाल्लाह यही मरेंगे। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं उनको क्या जरूरत है कि वो यहाँ पर आके इस तरह की गवर्नमेंट के साथ आप इदरीस साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। मियां साहब, ये आप बात सुन रहे हैं इदरीस गीगा साहब की, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, उसके ऊपर 17% टैक्स लगा दिया, ये आपके ख्याल में क्या है इसका जवाब है? जी मियां साहब। जी 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 बिल्कुल, मुझे बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ गई है कि ये जितना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में ख़रीदा जाएगा, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे वो लोकल परचेज़ हो, तो उसके ऊपर अपफ्रंट ये 17% सेल्स टैक्स दे के परचेज़ करेंगे। उसके बाद जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तो वो ज़ीरो रेटेड होगी, तो वो जो 17% इन्होंने पे किया था वो फिर ये रिफ़ंड के प्रोसेस में जाएंगे। तो ये उन्होंने इनके लिए एक नया, ये क्या कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं, वो एक नई इनके लिए घुमन घेरी इन्होंने डाल दी है कि आप पहले 17% पे करें फिर बाद में रिफंड लें। अच्छा, जो ओमान की ये बात कर रहे हैं दिलीप भाई, मेरी अभी ओमान के वाइस कौंसल जनरल से अभी लंच पे मुलाकात हुई। अच्छा, वो हमें ये कहने आए थे कि आप ओमान में इन्वेस्टमेंट करें और $3 लाख की अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इमीडिएटली आपको मल्टीपल वीज़ा भी मिल जाएगा और वहाँ पे आपको कुछ अरसे के बाद वहाँ की शहरियत भी मिल जाएगी, वहाँ के आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकेंगे अपने नाम के ऊपर, और जो जिस किस्म की, और ये कि हाँ, और जो आप वहाँ पे जाके ज़मीन लेंगे, जो ज़मीन आप लेंगे, ज़मीन का किराया भी नहीं देना होगा आपको, सिर्फ बिजली का बिल देना होगा, गैस का बिल देना होगा, ज़मीन का कोई किराया भी नहीं होगा। तो वो लोग इस तरीके से फैसिलिटीज़ हमें ऑफ़र कर रहे हैं, कह रहे हैं जी मेरे साथ आप चलिए, आप वहाँ के गवर्नमेंट के मेहमान होंगे, आप वहाँ पे जाके सारा विज़िट कीजिए और वहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो पुराने सेटअप किए हुए हैं EPZ, उनमें इस तरह के हम लोग उनको गुंजल पैदा कर रहे हैं और चीज़ों को मुश्किल बना रहे हैं, वेयर एज़ के दूसरे ममालिक जो हैं वो इस तरीके से अपनी चीज़ों को ईज़ आउट कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में इस वक्त 108वें नंबर पर आ रहा है। हम असल में बिजनेसमैन के लिए एक नई से नई मुश्किल ढूंढ के लाने में माहिर हैं कि बिजनेसमैन इन चीज़ों में उलझा रहे, अपना कारोबार न करे। और पाकिस्तान में हम अगर लोगों को सहूलत, ये जो अभी आपने बात बताई है लंच के अंदर, आपको जो पाकिस्तानी कम्युनिटी सुन ले, पाकिस्तानी बिजनेसमैन सुन ले और उनको ये नजर आने लगे कि मियां जाहिद हुसैन साहब की ओमान के नायब कौंसल जनरल से मुलाकात हुई और उन्होंने ये ऑफर किए कि आइए ज़मीन फ्री लीजिए, तो फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी तो वहाँ जाएगी, बिजनेस कम्युनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब। मेरी कोशिश है कि मुजम्मिल असलम साहब से रब्ता किया जाए और उन तमाम चीज़ों पे सवाल उठाए जाएँ, क्योंकि मुजम्मिल असलम साहब के पास इस वक्त मईशत से मुतालिक जो भी हुकूमती फैसले हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनके पास इसके जवाबात हैं। इदरीस गीगा साहब, ये बताइएगा कि आपने पहले वाली मीटिंग और टैक्स लगने के बाद अब हुकूमत से रब्ता किया कि ये प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से नुकसानदेह है?
देखिए, मैंने आपको जैसे बताया लास्ट मंडे को सेनेट के लोगों को हमने इस चीज पे कायल किया और उन्होंने बड़े कामली जो है हमारी बात सुनी, मानी भी, और उन्होंने सबमिट भी किया कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत कर रही है। वहां पे काफी सेनेटर्स का ये ख्याल था, बल्कि उन्होंने काफी इसमें शोर भी मचाया इन फ्रंट ऑफ FBR चेयरमैन की, जो आप ये 48 घंटे में रिफंड की बात करते हैं, 48 घंटे में एक तो आप कहते हैं यहाँ तो साल उससे नहीं मिला, और दूसरी बात है कि शौकत तरीन साहब ने इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये हमसे वादा किया कि हम 48 आवर्स में आपको दे देंगे, आपको तकलीफ क्या है। तो मैंने उनको ये समझाया कि सर हमारा 48 आवर्स शुरू होगा। रीजन ये है कि अगर हम कोई खाम माल मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, उसको फिनिश में तब्दील करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, देन वी विल बी एलिजिबल टू। इदरीस साहब मेरे साथ इस वक्त जो है मुजम्मिल असलम साहब, उनसे ये तमाम चीज़ें सामने रख लेता हूँ। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। एक छोटा सा सवाल सामने आया है, वैसे तो आप हर सवाल को बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन शायद ये सवाल इस तरह से आया नहीं अब तक मिनी बजट के आने के बाद। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के ऊपर 17% टैक्स आयद कर दिया गया है, जो उसकी बुनियादी जो उसकी खसूसियत है कि वो रॉ मटेरियल आएगा, वहाँ पे बनेगा, फिनिश होगी प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट होगी और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इस वक्त शोर ये मच रहा है कि बहुत सारे तो टैक्स लग गए, लेकिन ये टैक्स क्यों लगा दिया है, और एडिशनल टैक्स भी कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 3% लगा है, क्यों मुजम्मिल साहब ये लगाया है टैक्स? किस चीज पे? आपकी आवाज शुरू में समझ नहीं आई थी, किस चीज का टैक्स? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के ऊपर जो 1981 में ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तान में बनाए गए, वहां पर टैक्सेस नहीं थे, वहां पे सेल्स टैक्स लगा दिया है 17% इस मिनी बजट में। देखिए, बात यह है कि उसका रॉ मटेरियल पे लगा के जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो सारे के सारे टैक्स आपको रिफंड हो जाते हैं। तो इसको कहीं मिसयूज हो रहा होगा उसका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का रॉ मटेरियल मंगा के, लेकिन एक्सपोर्ट आज भी जो है 0 रेटेड पे एग्जेम्प्टेड है, और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का भी ऐसा ही मामला होगा। अच्छा, बेचैनी क्रिएट हो जाती है ना एक्सपोर्टर्स के दरमियान। हुकूमत जो है, अभी मुझसे तो आपके आने से पहले मियां जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि हुकूमत ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे बिजनेस कम्युनिटी में बेचैनी पैदा हो। इदरीस गेगी साहब कह रहे हैं बेचैनी हो गई है। क्या ये वापस हो सकता है जब आपको 2 दिन बाद टैक्स वापस करना है, रिफंड करना है, तो इस पॉलिसी को वैसे ही रहने दिया जाना चाहिए? नहीं, देखिए फैसल भाई, बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी हमने फार्मास्यूटिकल पे भी इसीलिए लगाया कि उस बहुत सारे लोग एग्जेम्पशन का फायदा उठाकर दूसरी सनत जो है ना चीजें भी उस पर मंगा लेते हैं, और फिर बहुत सारे लोग अपनी सेल्स जो है शो नहीं करते और वो जो है वैल्यू चेन पे नहीं रहते। तो ये देखिए, बिजनेसमैन जितना हमने एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया है, अगर शायद पाकिस्तान में किसी और को कर देते तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाता। अच्छा, ये 1981 का 1981 का लॉ है, आज 1981 और 2022 आ गया, बल्कि हमारी एक्सपोर्ट का हशर देखें आप क्या है। आप कहाँ पीछे जो हमसे मुल्क थे वो कहाँ से कहाँ निकल गए। तो ये जो है कोई हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, और रिफंड हम 72 घंटे में सारों को। अच्छा, मुझे एक बहुत आसान सा सवाल का जवाब दे दीजिए। हम ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो मिनी बजट हम लेकर आए, ये IMF से $1 अरब लेने के लिए लेकर आए, और हमने पता नहीं कितनी बेचैनी मुल्क के अंदर पैदा कर दी है, महंगाई पैदा कर दी है। क्या यही वजह है सिर्फ और सिर्फ इस मिनी बजट को लाने की? पास अगर आप ये कह रहे हैं सिर्फ $1 अरब का मसला है, तो ऐसी बात नहीं है। ये भी अजीब सा मफरूजा है। ये $1 अरब का मसला नहीं है। ये पाकिस्तान को खड़ा करने का मसला है। अगर हम इतने जबरदस्त थे तो हम IMF पे गए क्यों? अगर ये इतनी अच्छी हमें एक्सपोर्ट सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान में, आज भी हमारी बरामदाद और दरामदाद में 200% का फर्क है। $25 अरब एक्सपोर्ट होती है, $75 अरब हमारी दरामदाद है। तो ये मसला ये है कि हमने ये जो छूट दे के जो लोगों को जो है आदत लगा दी है, कंपेटिटिव तो है नहीं। जरा सी गैस महंगी करो तो चीखें निकलती है, बिजली महंगी करो तो चीखें निकलती है, टैक्स लगाओ तो चीखें निकलती हैं। तो अगर ये सारा कुछ देकर सपोर्ट करके ही इनको चलाना है तो फिर फायदा क्या? 40 साल हो गए फिर तो खड़ा नहीं हो रही अपने पैर पे। जो तो आपके ख्याल में इस्लाहात से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री वो खड़ी हो जाएगी पैरों पे? नहीं, क्यों नहीं हो रही खड़ी? दुनिया में तो खड़ी हो जाती है 5-5, 10 साल की प्रोटेक्शन में। ये अभी तक खड़े ही नहीं हो रहे, सिस्टम चल रहा है। तो आपके ख्याल में ये जो मिनी बजट आया, इसकी में जो इस्लाहात हुई हैं, इसके बाद अब इंडस्ट्री अपनी पैरों पे खड़ी होगी? नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि जो मिसयूज हो रहा होगा, जो जेन्युइन होगा तो उसको तो ये रिफंड मिल जाएगा। जो मिसयूज हो रहा होगा उसको तो हम रोके ना, कम से कम मिसयूज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। मिसयूज बात तो सही है, पाकिस्तान में पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, किस किस तरह से मिसयूज होती रहेंगी। एक न्यूज़ ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आखिर सिंध हुकूमत ने
बल्दियाती तरमीमी एक्ट क्यों पास किया, ये सारी जमातें अगर एक साथ एहतजाज कर रही हैं तो क्या ऑप्शन बाकी है सिंध हुकूमत के बाद, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जमात इस्लामी गुज़िश्ता 16 दिन से सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज कर रही है। बच्चे मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं। मामला है बल्दियाती एक्ट, जिसे काला कानून करार दिया जा रहा है, और सियासी जमातें भी मैदान में आ गई हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये जो धरने का सिलसिला जारी है, आपकी बार बार मुलाकातें भी हो रही हैं, सिंध हुकूमत के वज़रा आपके पास आ भी रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब भी आपसे मिले हैं। ये मुतालबात तो अब सारे पाकिस्तान को मालूम हो गए हैं, सारे कराची वालों को आपने बता दिए हैं, आपके धरने की वजह से सबको मालूम हो गए हैं। क्या कोई पेशरफ्त होने वाली है, हो सकती है? हाफिज़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? ऑडियो का मसला कोई आ रहा है जिस वजह से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के पास मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है और उनकी आवाज़ भी नहीं आ पा रही है। जी हाफिज़ साहब, मेरी गुजारिश ये थी कि आप तवील अरसे से अब बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं, ख़वातीन भी, बच्चे भी, नौजवान भी, सारे पाकिस्तान को मालूम हो गया है कि बल्दियाती एक्ट, तरमीमी एक्ट के अंदर क्या मामला है। सिंध हुकूमत के वज़रा भी आपसे मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। क्या कोई ब्रेक थ्रू की उम्मीद है, कोई ऐसा रास्ता निकल रहा है? देखें फैसल भाई, यहाँ पर हम कोई फेस सेविंग के लिए तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे कि वो आएँ, जैसे भूख हड़ताली कैंप में आते हैं, जूस पिलाते हैं, लोग चले जाते हैं। भाई हम यहाँ पर एक संजीदा मसले पे बैठे हुए हैं और हम खुद भी बहुत सीरियस हैं। हम ये चाहते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कराची पे ये जो शबखून बार बार मारा जाता रहा है और ये सब लोग जो हमेशा हुकूमतों में मौजूद रहकर जो है वो कराची के सारे इदारों पे कब्ज़ा करते रहे हैं, अब ये काम नहीं चलेगा। इसीलिए हम यहाँ पर आकर बैठ गए और हमने सर्दी भी बर्दाश्त की है, बारिशें भी बर्दाश्त की हैं और हमारे बच्चे, भाई बहनें, बुज़ुर्ग, जवान सब यहाँ पर इस्तकामत से रोज़ाना बैठते हैं। और अब तो शहर भर में रैलियों का और धरनों का एक सिलसिला शुरू हो गया, ये मरकज़ बन गया है। कल हम शारा फैसल पे इंशाल्लाह बहुत बड़ा मार्च करेंगे। तो ये तो अब जो है ना एक ऐसी आवाज़ है कि जिस पे ये नहीं है कि 4 बातें वो मान लें, 2 बातें हम मान लें। असल बात यह कि हमारी तमाम बातें जायज़ हैं, कानूनी हैं, आइनी हैं, कराची के हक़ और इख्तियार के हवाले से हैं। कराची के दायरे कराची। हाफिज़ साहब, कौन कौन से मुतालबात आपने रखे? नासिर हुसैन शाह साहब के साथ जो आपकी मुलाकात हुई, कौन कौन से मुतालबात आपने उनकी खिदमत में रखे? देखिए, हमने ये कहा है कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से होना चाहिए। दूसरी बात हमने कही है कि यूनियन कमेटियों के लिए जो आपने अंदरून सिंध या कराची के अलावा आबादी का वो रखा है, वो जो है कराची के लिए भी उतना ही करें। अगर 20,000 एवरेज के ऊपर आप कराची के अलावा कर रहे हैं आबादी पर यूनियन कमेटी, तो कराची में भी इतनी होनी चाहिए। यहाँ 65,000 एवरेज क्यों है और एक ज़िले में तो 80,000 की आबादी पर आपने किया हुआ है, जबकि वैसे ही हमारी आबादी ऑलरेडी कंप्रोमाइज है, गलत गिनी गई है। तीसरी बात यह है कि हमने कहा है कि जितने इदारे KDA, MDA, LDA और वाटर बोर्ड और इसी तरह सॉलिड मैनेजमेंट के सारे मेयर के मातहत होने चाहिए। जो एजुकेशन और हेल्थ की इन्होंने तमाम चीज़ें अपने पास ले ली हैं, जिस तरह पहले मेयर के मातहत थी, वो करना चाहिए। ख़ासतौर पर अभी जो इन्होंने डिस्पेंसरियाँ और अस्पताल तक ले लिए, वो सारे अब्बासी शहीद और KIHD और KMDC सब वापस करें। तो हमारी जायज़ बात है और हम आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक बात कर रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर करनी है, तो आप करें, बजाय इसके कि आप सब चीज़ों पे कब्जा कर लें। मरकज़ से कहते हैं हमें इख्तियार दो, पैसे दो, आप PFC अवार्ड ही नहीं करते। तो ये बहुत वाज़ेह दो टोक किस्म की बातें हैं जिसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आप कहें कि इसकी कोई भाई लॉजिकल है, आईनी है, कानूनी है। माने हम बैठे हुए हैं इसीलिए। तो हमारी जो मुज़ाकरात हुए उस पर भी हमने बहुत वाज़ेह तौर पर उनसे ये सब बातें की हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर वो देखेंगे इस सारी सिचुएशन को, अब ज़ाहिर है अब पुरानी वाली बात नहीं है, हमारे मैंडेट के सौदागरों ने हमें 30 साल से बेचा है ना, जो हमेशा से इसी तरह से करके हमारा मैंडेट फ़रोख्त करते रहे और सारे इख्तियारात के ऊपर जो है कब्जा होता रहा और हुकूमतों में शामिल रहे। अब ये जमात इस्लामी है। अच्छा हाफिज़ साहब, एक अभी आज बात हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं सईद गनी साहब, ये बात उन्होंने आज कही है कि जमात इस्लामी लिसानी कार्ड खेल रही है।
उन्होंने जो बैनर्स लगाए हैं वो लिसानी हैं। उन्होंने और सियासी जमातों का भी हवाला दिया है, लेकिन जमात इस्लामी के बैनर्स आए कि ख़तरनाक खेल जमात इस्लामी खेल रही है। सईद गनी साहब ये फरमाते हैं, क्या ये आप लिसानी गेम खेल रहे हैं? ये जो मुतालबात आपने बताए हैं ये लिसानी हैं, और ये दूसरी तरफ तो नहीं कि ख़तरनाक हद तक तो मामला नहीं चला जाएगा इस बयान के बाद जो सईद गनी साहब ने फरमाया है? सईद गनी साहब चाह रहे हैं ये कि वही पुरानी सियासत हो जिसकी उन्हें आदत है एमक्यूएम के साथ मिलकर करने की। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, एमक्यूएम के साथ मिलकर हुकूमत और फ्रेंडली अपोजिशन के साथ जो कुछ ये शहर के साथ करते रहें, चाह वो यही रहें कि कोई भी जेनवन आवाज़ को जो है ना लिसानी रंग दे रहे हैं। और भाई जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं और जितनी मुतालबात की हैं उसमें कहाँ लिसानियत है? कराची का हक़, कराची के इदारों पे कब्ज़ा, कराची के सिंधियों पे भी कब्ज़ा है, महाजरों पे भी कब्ज़ा है, तमाम कौमों पे कब्ज़ा है। तो इसलिए ये तो डिट्रैक करना चाहते हैं चीज़ों को, और अगर वो उधर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ज़ाहिर है, देखें एक तो सईद गनी साहब कमेटी का हिस्सा भी है, गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। अब मुझे नहीं पता कि आज भी उन्होंने अगर इस बात को दोहराया है, तो मैं फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी ने तो लिसानी सियासत के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी हैं। जब पीपल्स पार्टी समेत बड़ी पार्टियाँ कराची की 70% आबादियों में अपना कैंडिडेट भी खड़ा नहीं करती थी और झंडा लगाने की हिम्मत भी नहीं करती थी, तो जमात इस्लामी के कारकुन गोलियाँ खा रहे थे और लिसानी सियासत के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। अच्छा हाफिज साहब, अब मामला आ जाता है कि जब मुतालबात करते हैं, ये आपने जिस अंदाज में आपके नौजवानों ने, कारकुनों ने, ख़वातीन ने, बच्चों ने जिस तरह धरना दिया है, अब बाकी पार्टियां भी आपके साथ साथ आ रही हैं, आज और एहतजाज भी हो रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कितने मिनिमम मुतालबात के ऊपर आप ये धरना ख़त्म कर देंगे, या आप कितनी सख्ती के साथ यहाँ बैठे रहेंगे और एक भी मुतालबा अगर ऐसा आपका नहीं माना गया तो आप नहीं हटेंगे? ये सख्त सूरत हाल है। आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर वो मान लें तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है हम अपना ये धरना खत्म करते हैं? देखिए फैसल भाई, बात ये है कि हमारे इस धरने ने गवर्नमेंट पे ही प्रेशर नहीं डाला। ये जो अपोजिशन है जो कुछ नहीं कर रही थी ना, उसको भी कुछ करने पर हमने मजबूर कर दिया। वो भी हमें मालूम है कि सब मिल मिला के क्या कर लेंगे और क्या करते रहें, लेकिन इसके बावजूद आप देखें अपोजिशन की जमातों ने आज अगर कोई प्रोग्राम रख ही लिया है वो भी इस धरने की वजह से रखा है। तो मैं कराची के आवाम को मुबारकबाद भी देता हूँ। तो जमात इस्लामी की लीडरशिप में इतनी इस्तकामत से जो लोग मुजाहरा कर रहे हैं उसके नतीजे में सब बेदार हो रहे हैं। तो हम तो देखें सीधी सीधी बात है, हमारे मुतालबात बहुत वाज़ेह और दो टोके। इन मुतालबात की मंजूरी के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब वो बात करें, अगर दलील से हमें बताते हैं कि नहीं इस वाली बात में ये मसला है, इस वाली बात में ये मसला, इन्होंने कहा हमने इख्तियार दे दिए। हमने इनसे पूछा कौन सा इख्तियार दिया आपने? कहने हमने वाइस डिप्टी चेयरमैन बना दिया फलां बोर्ड का। हमने कहा उसके ऊपर आपने एक कमेटी बना दी, आपने हायर फायर का, आप तकर्रुरी का इख्तियार और जो है अकाउंटेबिलिटी का इख्तियार और इंतज़ामी इख्तियार जब तक नहीं होगा तो वो इख्तियार नहीं होता, वो तो एक डेकोरेशन पीस होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम बहुत फर्मली बातचीत कर रहे हैं और ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर। मुझे तो नहीं पता किसको मेयर बनना है। अगर पीपल्स पार्टी जीत जाएगी तो उसके मेयर के लिए भी हम ही लड़ रहे हैं। सही बात है। आप बेसिकली समझनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक सईद गनी साहब का एक बयान सुनवाना चाहता हूं जिसमें वो फरमाते हैं कि जितनी भी ये सियासी जमातें हैं, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी, पीटीआई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जीडीए, ये तमाम की तमाम बल्दियाती कानून के खिलाफ तो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन जो महंगाई हो रही है, जो महंगाई ऊपर से लाई जा रही है, बिजली गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, गंदम की कीमतें, यूरिया की कीमतें, उसके ऊपर बात नहीं कर रही। क्या सईद गनी साहब ने फरमाया, जरा सुने। जो जमातें सूबा सिंध में अवाम की नाम लेकर अवाम के हुकूक की बात करके लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के एहतजाज कर रहे हैं, उनमें से किसी एक जमात ने गैस के बहरान पे, बिजली के बहरान पे, यूरिया के बहरान पे, चीनी के बहरान पे, गंदम के बहरान पे, एलएनजी के क्राइसिस पे कोई एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकला। हाफिज साहब, आपके धरने में ये मुतालबात भी तो होने चाहिए कि बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, यूरिया की कीमतें, इसमें इजाफा जो हुकूमत ने किया है, महंगाई जो हो रही है, ये मुतालबा भी आपके धरने में है, या आप सिर्फ एक नुकाती कराची के अंदर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से धरना आप दे रहे हैं? भाई, जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो तहरीक चलाई है, ये तो सब तो उसके फैसिलिटेटर हैं। हाँ, सब फैसिलिटेटर हैं पीपल्स पार्टी समेत। ये कैसी बातें कर रहे हैं? बगैर मुआहदे के गैस फराम की जा रही है के इलेक्ट्रिक को, और हमारे जो है वो चूल्हे में गैस नहीं है। इसके लिए कहाँ आवाज़ उठाई पीपल्स पार्टी ने?
आप मुझे बताएं, महंगाई के खिलाफ ये यानी मैं हैरान हूँ, जमात इस्लामी के बारे में तो आप ये नहीं कह सकते। हमने एहतजाज भी किए हैं, धरने भी दिए हैं, पूरे पाकिस्तान की जमात इस्लामी ने इसके ऊपर पूरे यौम एहतजाज मनाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड पे कराया। और इस धरने में भी हम सिर्फ ये बात नहीं करते, हम कहते हैं वफाक भी हमारे साथ यही सलूक कर रहा है। कराची से टैक्स लेते हैं और कराची पे खर्च नहीं करते। हम K4 पे बात कर रहे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी के जराइम भी शामिल है और अब वफाकी हुकूमत के भी। हम मरदमशुमारी की बात करते हैं जो वफाक का मसला जिसने हमारी गिनती आधी कर दी है और अब दोबारा से उसी तरह से कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो बात नहीं करती मरदमशुमारी पे, इसलिए कि उसमें कराची का लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकलता। ये सिंध की आबादी कम होने की बात करते हैं, लेकिन सिंध में किसकी आबादी कम कर दी गई है उस पर इनको तकलीफ होती है, इसलिए कि कराची को सिंध का हिस्सा ही नहीं समझते। लिसानियत तो और तासुब तो इनके दिमागों में भरा हुआ है, हमारे थोड़ी भरा हुआ है। तो इसलिए हम तो जो भी कोटा सिस्टम विफाक ने किया है ना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, हम उस पर बात करते हैं। सईद गनी बात करें ना उस पर क्यों नहीं करते बात। तो इसलिए जो विफाक ज्यादती कर रहा है कराची के साथ, KCR में जाली इफ्तिताह किया, ग्रीन लाइन अधूरी बना दी, उस पर हमारे अलावा कौन बात कर रहा है बताएं। तो इसीलिए हम ये समझते हैं, जब भी तो हम अपोजिशन की पार्टियों के साथ नहीं मिल रहे, क्योंकि अपोजिशन की पार्टियां एक तरफ यहाँ पर सिंध हुकूमत के खिलाफ तो बोल रही हैं, लेकिन कराची के साथ जो शबखून मार रही हैं वो तो अपोजिशन पार्टी हैं जो विफाक में हुकूमत में MQM और PTI। तो इसलिए जमात इस्लामी की पोजीशन बहुत वाज़ेह है, दो टोक है, ये कंफ्यूज ना करें। जब इन्हें परेशानी शुरू हुई ना जमात इस्लामी से और ये धरना इनके लिए एक बन गया सवाल हर जगह। ये बताइए कि आज जो आपका धरना जारी है उसको 16 दिन हो गए और आपके धरने को देखते हुए और सियासी जमातें भी आज एहतजाज कर रही हैं और आपसे मेरा ख्याल है कि चंद मीटर के फासले पर ये एहतजाज उनका जारी है। हुकूमती जमातें हैं, PTI है, MQM है, GDA है। आप चाहेंगे कि आप उनके पास चले जाएं या आप उनको दावत दे दें और सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि तकरीबन सबका एक ही मुतालबा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से, तो आपस में कोई राब्ता, कोई नेटवर्क है इन तमाम जमातों का आपसे? देखिए, सियासी जमातों में राब्ता भी होता है, कॉमन इश्यूज़ के ऊपर बातचीत भी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम यह है कि ये जितने भी इख्तियारात छीने गए हैं MQM हर हुकूमत का हिस्सा रही है। 2013 के एक्ट में MQM और पीपल्स पार्टी ने ये शबखून मारा था मिलकर, गवर्नर भी उनके थे और ये 1 साल बाद तक भी हुकूमत में रहे थे। 1990 और 93 में जब KDA को और MDA बनाया गया और LDA बनाया गया, उस वक्त भी MQM हुकूमत में शामिल थी, मिनिस्टर्स थे इनके। तो अगर आज वो आपको दावत दें या आप उन्हें दावत दें तो पॉसिबल है इस वाले मामले में एक पेज पे आने पर, इस पर आ सकते हैं, एक पेज पर आप जा सकते हैं उनके साथ, वो आ सकते हैं आपके साथ। देखें, ये धरना यहाँ कराची का धरना है जी, कराची का धरना है, इसमें जो आएगा हम उसको मना नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मैं इन ज्वाइंट एफर्ट इसलिए नहीं करता कराची के मामले के ऊपर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर है। अब देखते हैं कि सिंध हुकूमत क्या कोई ऐसा मुतालबा मानेगी या ये एहतजाज और बढ़ता चला जाएगा। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।